सादर प्रणाम। कौन जीत रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव? समाजवादी पार्टी जीत रही है या बीजेपी जीत रही है? इसका पता ठीक ठीक 10 मार्च को लगेगा जब चुनाव के परिणाम आएंगे। लेकिन तब तक कौन चुप बैठता है? सब अपना अपना गूढ़ा गणित लगाकर सबके सामने रख रहे हैं। किसी को लगता है बीजेपी जीत रही है, किसी को लगता है समाजवादी पार्टी जीत रही है। कुछ लोग को लगता है योगी जी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो भारी मतों से वापस आ रहे हैं, चुनाव लगभग एक तरफा है, योगी जी फिर से वापस सत्ता में आ रहे हैं। तो किसी को लगता है कि सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा जन आक्रोश है, उनका सफाया होने जा रहा है, आ रहे हैं अखिलेश भैया वापस आ रहे हैं और उनकी सरकार बनेगी। जिनको पूरा विश्वास है कि अखिलेश जी वापस आ रहे हैं, अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है, वो उन मीडिया हाउस को, उन पत्रकारों को, उन सोशल मीडिया यूजरों को और उन बुद्धिजीवियों को दलाल कहते हैं जो बीजेपी के वापसी की घोषणा कर रहे हैं, बीजेपी की वापसी का अनुमान कर रहे हैं और उनके पक्ष में तर्क दे रहे हैं। जिनको लगता है कि योगी जी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और वो एक तरफा जीत कर वापस आ रहे हैं, वो लोग उनको दलाल कहते हैं जो सपा के आने की घोषणा कर रहे हैं। जो पत्रकार, जो मीडिया, जो सोशल मीडिया यूजर, जो राजनीतिक पंडित, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, लेक्चरर, राजनीति शास्त्र के जो भी हैं, उनको दलाल कह रहे हैं। यानी दोनों पार्टियों में अलग अलग आस्था रखने वाले लोग एक दूसरे के विरोधियों को दलाल कह रहे हैं। सब लोग दलाल करार दिए गए हैं, कोई इससे बाहर नहीं है, सबके पीठ पर दलाली का ठप्पा लग गया है। कोई उस तरफ की दलाली कर रहा है, कोई इस तरफ की दलाली कर रहा है। लेकिन मैं इसको दलाली नहीं मानता हूं। मैं इसको अपने अपनी समझ के अनुसार, अपने अपने आकलन के अनुसार, अपने अपने गणित के अनुसार अनुमान लगाने का प्रयास कहता हूं। जिसकी जितनी बुद्धि है, जिसकी जितनी समझ है, वो उसके अनुसार अपना अपना आकलन कर रहा है, अपना अपना अनुमान लगा रहा है और उसको सबके सामने रख रहा है। अब आपका आकलन कितना सही है या कितना गलत है, वो इस पर निर्भर करता है कि आप कितने तटस्थ हैं। अगर आपने किसी पार्टी को जीतता हुआ देखने का आप में आग्रह है, या किसी पार्टी को हारता हुआ देखने की आपकी जिद है, तो आपके आकलन दूषित हो जाएंगे, आप सही आकलन नहीं दे पाएंगे। इसलिए बात दलाली की नहीं है, बात अपने अपने आकलन का है। तो अब वोटिंग चालू है, 2 चरण के में वोट पड़ चुके और तीसरा चरण बिल्कुल निकट है और अगले चरण भी जल्द ही संपन्न होंगे। तो लोग वोट डाल भी चुके हैं, आगे लोग वोट डालेंगे भी। तो लोग किसी चीज से तो प्रेरित होकर वोट डाल रहे हैं। आखिर उनके मन में वोट डालने को लेकर क्या चल रहा है? तो लोग जब वोट डालने जाते हैं तो उनको प्रेरक, सबसे बड़ा प्रेरक उनका होता है मौजूदा सरकार। जो सरकार होती है वो ही वोट के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। अब या तो उस सरकार के खिलाफ प्रेरणा हो या उस सरकार के पक्ष में प्रेरणा हो, पर जो सरकार सत्तासीन होती है उसकी प्रेरणा सबसे ज्यादा होती है। उसके पक्ष में भी हो सकती है, उसके विपक्ष में भी हो सकती है। तो ये जो मौजूदा सरकार है, ये किन परिस्थितियों में जीत कर आई थी और जिन परिस्थितियों की वजह से ये जीत के आई थी, क्या उन परिस्थितियों को इसने समाप्त कर दिया है? और इसने अगर समाप्त कर दिया है तो क्या लोग उससे संतुष्ट हैं? लोग ये मानते हैं कि हाँ, हम जिन समस्याओं से ग्रस्त थे उस समस्याओं से ये सरकार ने हमें निजात दिया है? अगर ऐसा होता है तब तो लोग सत्तासीन पार्टी के पक्ष में वोट करते हैं, और ऐसा नहीं होता है तो लोग इसके खिलाफ वोट करते हैं। तो जब बीजेपी जीत कर आई थी 2017 में, उस समय की परिस्थितियां ये थी कि लोग कानून व्यवस्था से बदहाल थे, चारों तरफ अराजकता थी, सत्ता पक्ष के चहेते लोगों का बोलबाला था, पुलिस आम जनता की सुनती नहीं थी। उसके बाद उस सरकार से एक नाराजगी का कारण था तुष्टीकरण की राजनीति। उस समय उत्तर प्रदेश में लोग ये महसूस करते थे कि ईद में, मुहर्रम में, बकरीद में बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहती है, निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति होती है, लेकिन और किसी त्योहारों में विद्युत आपूर्ति पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके बाद धर्म विशेष के लिए कब्रिस्तानों की 4 दीवारी बनाने की योजना बनाई गई। उसके बाद हज यात्रियों के लिए हज हाउस बनाया गया। यानी अखिलेश यादव जी की सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा। प्रदेश की बदहाल बिजली व्यवस्था,
6 घंटे बिजली मिलने की शिकायत प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में होती थी, कुछ जिलों को छोड़कर। कुछ जिले जो वीआईपी घोषित थे उनको छोड़कर प्रदेश के सभी इलाकों में बिजली 6 घंटे से 8 घंटे की आती थी। तो इसकी शिकायत भी जनता को थी। तो इन सब चीजों का परिणाम ये हुआ कि अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से 47 सीट पर सिमट के रह गए। भाजपा के पक्ष में भारी मत पड़ा और भाजपा की सरकार बनी। अब जो लोगों के बीच में मुद्दा था, जिन चीजों से लोग परेशान थे, उन चीजों को भाजपा ने कितना दूर किया, और भाजपा ने दूर किया तो लोग उससे संतुष्ट हैं या नहीं है, ये बात अब माने इस समय रखता है चुनाव के समय कि लोग भाजपा के पक्ष में वोट देंगे या भाजपा के विपक्ष में वोट देंगे। तो अखिलेश यादव जी का जो एक फेल्योर था वो थी कानून व्यवस्था, उसको बीजेपी ने कितना ठीक किया। तो देखने सुनने तो यही मिलता है कि बीजेपी ने कानून व्यवस्था में बहुत सारे सुधार किए और उसके परिणाम भी दिखे। उन सब बातों को विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि बड़े बड़े बाहुबली और माफियाओं का क्या दशा हुई योगी जी की सरकार में। तो वहां योगी जी ने जनता की वो शिकायत वास्तव में दूर की, कानून का राज स्थापित करने की कोशिश की। तो योगी जी ने कानून व्यवस्था में सराहनीय काम किया, ये सबने महसूस किया और इसकी सराहना भी प्रदेश में, देश में और दुनिया में हुई। तो अब चुनाव में मुद्दा वही बनता है जो जनता का, जिससे जनता का जुड़ा होता है। जो चीजें जनता के लिए समस्या होती हैं, चुनाव में वही मुद्दा बनता है। अब योगी जी की कानून व्यवस्था अच्छी है, अगर जनता ऐसा अनुभव करती है तो आप अपनी ओर से कोई मुद्दे गढ़ के जनता को कन्विंस नहीं कर सकते हैं। जैसे अखिलेश जी बार बार ये कहते हैं कि फेक एनकाउंटर हुए, ह्यूमन राइट्स ने उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा नोटिस दी। ये भी कहते हुए सुना होगा आपने अखिलेश जी को कि योगी जी के आईपीएस भाग गए। तो इन सब बातों से जनता ये कन्विंस नहीं होगी कि कानून व्यवस्था बुरी थी, कानून व्यवस्था बदहाल थी। हमेशा नेता को जनता के मुद्दों के साथ खड़ा होना चाहिए। नेता को यह समझना चाहिए कि सरकार से जनता को क्या परेशानी है। आप अपनी ओर से मनगढ़ंत मुद्दे बनाकर अगर चुनाव में उसको चलाने का प्रयास करेंगे तो वो चलेगा नहीं। 100% लोग कभी किसी के साथ नहीं होते लोकतंत्र में। तो ठीक है, आपके साथ कुछ लोग होंगे, लेकिन मेजोरिटी जो है उसकी परेशानियों को समझना नेता का काम है, उसकी समस्या को समझना नेता का काम है। अब सरकारी कार्यालयों की छुटपुट राजनीति कि कोई आईपीएस भाग गया या किसी ने किसी की चुगली कर दी, इससे जनता को क्या लेना देना है? इससे जनता कब आपको स्वीकार कर लेगी? इन बातों को उठाने से जनता आप स्वीकार नहीं हो जाएंगे। इसी तरह प्रदेश में विद्युत उपलब्धता की समस्या थी। योगी सरकार के आने के बाद उत्तर प्रदेश की बिजली आपूर्ति पहले की सरकारों से बहुत बढ़ गई। करीब करीब 20 घंटे, 22 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे इस तरह बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में रहने लगी। लोगों ने यह महसूस किया और लोगों को जो समस्या आपके समय विद्युत से थी वो दूर हो गई। अब योगी जी जो समस्या को लेकर आए थे कि हम इनका निवारण करेंगे, उसमें वो विद्युत की भी समस्या का निवारण करते हुए लोगों को दिखे। तो जाहिर सी बात है कि योगी जी के इस मुद्दे पर योगी जी के प्रति कोई रोष नहीं होगा जनता में। तो लोगों को बिजली चाहिए थी, वो मिली। अब आप आके मंच से कहते हैं कि इन्होंने कितने पावर हाउस बनवाए, तो आप बताइए कि इन बातों से आप जनता को कन्विंस कर पाएंगे? आप कहते हैं कि योगी जी ने कितने पावर हाउस बनवाए, आप कहते हैं उनको सब स्टेशन का नाम नहीं याद होता है। जो आदमी प्रदेश को 6 घंटे 8 घंटे की दशा से निकालकर 24 घंटे 20 घंटे बिजली देने लगा, तो उसको आप जनता के सामने ये कह के गिरा पाएंगे जनता की नजरों से कि उनको विद्युत स्टेशनों का नाम नहीं याद होता है या उन्होंने कितने पावर स्टेशन बनवाए? क्या करेंगे पावर स्टेशन बनवा के आप? अगर आपने पावर स्टेशन बहुत सारे बनवाए तो किस लिए बनवाए थे? प्रदेश को 8 घंटे 6 घंटे बिजली दे रहे थे तो पावर स्टेशन बनवा के कर क्या रहे थे? यह सवाल तो लोगों के मन में उठेगा ना। आपको अगर पावर स्टेशनों का नाम कंठस्थ है, आप धारा प्रवाह उनका उच्चारण कर सकते हैं, तो इससे हमारे घर में कौन सा करंट दौड़ जाएगा?
ये लोग पूछेंगे आपसे। तो इसीलिए नेता जो बात कहता है और लोग जब उसको महसूस करते हैं कि हाँ ये हमारे अनुभव से मिल रहा है, नेता जो बात कह रहा है वो हमारी समस्याओं का बिल्कुल सटीक चित्रण है, सजीव चित्रण है, तब लोग नेता के साथ होते हैं, तब लोग नेता के पीछे चलते हैं। नेता की बात जनता को समझ ही में ना आए, नेता क्या कह रहा है, वो समस्याएं हैं कहाँ। लोग सरकार के दौरान अनुभव करते हैं बहुत सारी बदलाव, बहुत सारी चीजें, उस अनुभव से मिलती जुलती बातें ही उनको सही लगती हैं। वो अनुभव उनका बुरा हो तो नेता उसका चित्रण करता हो, उस सरकार के उस बुरे कदम का सजीव चित्रण करता हो जो जनता के अनुभव से मिलता हो, तो लोग नेता के साथ जाते हैं। या सरकार अगर सही कर रही है और उसका सही चित्रण होता है तो जनता उस नेता के साथ जाती है। इसलिए नेता को हवाई मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, उनको जनता के सामान्य जीवन से जुड़ी समस्याओं अगर कोई है तो उससे संबंधित मुद्दे उठाने चाहिए, वरना जनता को समझ में नहीं आती है, उल्टे रोष होता है कि ये क्या कहा जा रहा है, ऐसा तो कहीं है ही नहीं, लोग और भड़कते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से पहले एक और चीज उत्तर प्रदेश में सुनाई देती थी, वो थी भूख से मौत। वो चीज बिल्कुल सुनाई देनी बंद हो गई। पहले पता चलता था कि कोई कुपोषण से या भूख से मर गया तो डीएम और कमिश्नर भागे हुए वहां जाते थे, शासन को रिपोर्ट भेजते थे। अब वो चीजें सुनाई देनी बंद हो गई। यानी कि जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग हैं, उनकी अपेक्षा पर भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार खरी उतरी है। इन लोगों को कोरोना जैसी त्रासदी में जब रोजगार का भी अभाव है, आर्थिक क्रियाकलाप धीमा है, तो इनको खाने पीने से कोई परेशानी ना हो, खाने पीने की वस्तुओं की अनुपलब्धता की वजह से, तो सरकार इन्हें फ्री में राशन दे रही है ताकि कोई व्यक्ति भूख से ना मरे। और अब वो चीजें बिल्कुल नहीं सुनाई देती हैं। तो किसी सरकार से आप और क्या अपेक्षा करते हैं? किसी सरकार से यही तो अपेक्षा की जाती है कि हमारे सामने जो विपत्ति आई है उसको आप निवारण करें। एक अस्थायी प्रोग्राम होता है सरकार का कि हम सड़क बनाएंगे, हम बिजली देंगे, हम पुल बनाएंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। ये तो अस्थायी प्रोग्राम होता है, लेकिन समय जो है वो उसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है कि अगले ही कदम पर क्या होने वाला है। किसी को नहीं पता था और अचानक कोरोना नाम की एक महामारी सामने आ खड़ी हुई। अब ये 100 साल में आने वाली सबसे बड़ी महामारी थी पूरी दुनिया के सामने। इसको इस सरकार ने कैसे फेस किया, इसका सामना कैसे किया इस सरकार ने, वो लोगों को पसंद आया। तो ऐसा नहीं है कि इस महामारी ने कोई तबाही नहीं मचा पाई, बहुत तबाही मचाई। लोगों को कभी न पूरी होने वाली क्षति हुई, कितने परिवार उजड़ गए, लेकिन तब भी लोगों को इस सरकार से शिकायत नहीं है। लोगों ने ये समझा कि इससे पहले की सरकार आपदा और विपदा के समय कैसी भूमिका अदा करती थी, उस भूमिका से लोगों ने इस सरकार की भूमिका की तुलना की। इस सरकार ने कहीं भी लोगों को अकेला नहीं छोड़ा, या अकेला छोड़ने, कम से कम उनका साथ देती हुई दिखी। उसमें सफल हुई या नहीं हुई, पर साथ देती हुई दिखी। इससे पहले की सरकारों को इस देश ने देखा है, भिन्न भिन्न आपदाओं में, भिन्न भिन्न विपदाओं में इस सरकार की भूमिका देखी है लोगों ने अपने उस पुराने अनुभव से इस अनुभव की तुलना की। इसलिए इस कोरोना काल में जो क्षति हुई, जो कभी नहीं पूरी होने वाली क्षति भी हुई, उसको भी बार बार उजागर करके विपक्ष इस सरकार के प्रति लोगों में रोष नहीं फैला पाया। इसीलिए नहीं फैला पाया क्योंकि लोगों के पुराने अनुभव उनके पास थे। लोगों को इससे पहले के सारे अनुभव उनके पास थे। उस अनुभव से इस नए अनुभव की तुलना करके लोगों ने इस सरकार को श्रेष्ठ पाया। इसलिए कोरोना काल में जो लोग सरकार के ऑक्सीजन की अनुपलब्धता की बात कर रहे थे, लेकिन पब्लिक को या जनता को वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि लोग जानते थे कि ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेके आप लोग कितने गंभीर थे। इस सरकार के सामने अचानक ऑक्सीजन का संकट आया तो इसने पूरे देश में ऑक्सीजन उत्पादन शुरू कर दिया और आज की तारीख में देश ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के करीब है। तो ये सब कदम सरकार के कमिटमेंट को दिखाते हैं, सरकार कितनी गंभीर है ये दिखाते हैं। और लोग जो है वो इतने आलसी और प्रमादी और मूर्ख नहीं है
कि वो जरा से परेशानी से खिन्न हो जाएंगे किसी सरकार से। नहीं, वो बकायदा गुण दोष का की आलोचना करते हैं, विवेचना करते हैं। लोगों को समझ में आता है कि जरा सा कष्ट होने के बावजूद भी यही क्यों सर्वोत्तम है, आप होते तो क्या होता। इसलिए कोरोना जैसी महामारियों का बार बार उल्लेख करके भी लोगों के मन में इस सरकार के प्रति विपक्ष रोष नहीं जगा पाया। दिन रात चिल्लाते रहे लोग कि गंगा में बहती लाशों के चित्रों को मत भूलना, गंगा में बहती लाशों के चित्रों को मत भूलना। लेकिन लोगों पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कष्ट नहीं था, ऐसा नहीं है कि वो हुआ नहीं था, लेकिन लोग समझते हैं कि और क्या हो सकता था और जो नहीं हुआ। लोग समझते हैं कि जो हुआ वो उसको इस सरकार ने रोकने का प्रयास किया, यद्यपि ये सफल नहीं हुई। लोग जानते हैं कि हम इससे पहले की सरकारें तो सूखा, बाढ़ से निपटने में सक्षम नहीं थी। अब ये कोरोना जैसी महामारी से क्या निपटती। इतनी बड़ी बड़ी, इतनी छोटी छोटी आपदाओं में जो जनता को अकेला छोड़ देते थे लोग, वो इतनी बड़ी महामारी जो पूरे विश्व में संकट बन के आई और विकसित राष्ट्रों को की भी नींव को हिला दिया, उससे ये क्या लड़ते और जनता का क्या साथ देते। इसलिए लोग सहमत नहीं होते हैं। कोरोना काल में जो समस्याएं, जिन समस्याओं का ये वर्णन करते हैं, लोग उसको मानते नहीं हैं, उससे सहमत नहीं होते हैं। सरकार के खिलाफ रोष नहीं पैदा होता है लोगों में, तो उसकी यही वजह है, लोगों के पुराने अनुभव। इसके अलावा विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ पर जातिवादी होने का आरोप भी लगाया, लेकिन जातिवादी होने का आरोप उन पर चिपक नहीं पाया। लोगों में वो स्वीकार्यता नहीं मिली उसको। कितना भी शोर मचाया गया कि योगी आदित्यनाथ जातिवादी हैं, एक विशेष जाति के यानी ठाकुर जाति का समर्थन करते हैं, उसको ही वो अगली पंक्ति में लाना चाहते हैं, सारे श्रेष्ठ पद उन्हीं को देना चाहते हैं। वो अपराध भी करें तो उनको कोई पुलिस हाथ नहीं डालेगा। ऐसा बात और ऐसे प्रचार करने का जो प्रयास हुआ विपक्ष द्वारा, वो जनता में स्वीकार्य नहीं हुआ। लोगों ने उसको स्वीकारा नहीं, क्योंकि सभी ने देखा कि बुलडोजर किसी भी जाति का अपराधी रहा हो, सब पे चला, चाहे वो ठाकुर रहा हो, चाहे वो ब्राह्मण रहा हो, और चाहे वो कोई दूसरे संप्रदाय का रहा हो। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने अपराधियों के धर्म और जाति को नहीं देखा, उनके अपराध को देखा और उसका हिसाब किया। तो योगी आदित्यनाथ पर जातिवादी होने का आरोप विपक्ष ने लगाया, लेकिन उसको जनता में स्वीकार्यता नहीं मिली, तो विपक्ष का ये आरोप भी खारिज हो जाता है। कुल मिला जुलाकर अलग अलग पक्ष को, अलग अलग क्षेत्र को लेकर अगर बातें की जाएं तो घंटों बातें की जा सकती है और फिर भी बात समाप्त होने को नहीं आएगी। तो कहने का यही मतलब है कि जो विपक्ष के नेता थे वो वास्तव में जनता को क्या समस्या है वो उसको बता नहीं पाए, जिसको जनता भी स्वीकार करती कि हाँ ये समस्या इस सरकार में आ रही है। और अगर किसी समस्या को उन्होंने बताने की कोशिश की तो उनके पूर्व में किए गए क्रियाकलाप उनके सामने आकर खड़े हो गए कि आपने सरकारें चलाई हैं, लंबे समय तक शासन में रहे हैं, उस समय आप क्यों सोते रहे थे, उस समय आपको ये क्यों नहीं सूझा था, उस समय आपने ये क्यों नहीं किया था। तो विपक्ष का इतिहास भी उसके मार्ग में एक रोड़ा है, बहुत बड़ा रोड़ा है। और विपक्ष इस तरह भटक भी चुका है कि वो जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को समझने के बजाय काल्पनिक बातों को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसको जनता स्वीकार ही नहीं कर रही है। तो इसलिए अब बात दलाली की और निष्पक्ष होने की नहीं है, बात अपने अपने आकलन की है। इसलिए लगता ऐसा है कि इस सरकार के प्रति जनता में कोई रोष नहीं है, कोई खास रोष, जनाक्रोश नहीं है। और विपक्ष जो इस सरकार की प्रमुख विपक्षी पार्टी है और जिसमें टक्कर है, वो पार्टी कुछ ऐसा दिखा नहीं रही है जिससे वो आती हुई कहीं से दिख रही है। एक तो उसका इतिहास ऐसा नहीं है कि जो उसको वापस लाने में उसका सहयोग करता हो, और दूसरे उसके नेता में कोई ऐसा बदलाव भी नहीं दिख रहा है कि जिससे लोग ये महसूस करें कि हाँ थोड़ा बदलाव है, शायद अब अच्छा करें। तो कुल मिला जुलाकर न ये पार्टी जाती दिख रही है, न वो पार्टी आती दिख रही है। अखिलेश भैया आ रहे हैं इसमें तो अब संदेह हो रहा है, पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं से लगता तो नहीं है कि आ रहे हैं। खैर जो भी हो, चुनाव परिणाम 10 मार्च को आएगा,
वही अंतिम परिणाम होगा, वही सबको स्वीकार्य होगा। उससे पहले अटकलें लगाते रहेंगे लोग, अपने अपने अनुमान करते रहेंगे, अपने अपने गुणाभाग करते रहेंगे लोग। लेकिन एक बात हमेशा स्मरण रखिएगा कि घर में बैठकर और सरकार के कामकाज को देखकर आप पे जो प्रभाव पड़ता है और आपको लगता है कि हाँ हम इस सरकार के पक्ष में या विपक्ष में हैं, उससे मतदान नहीं हो जाता है। मतदान जाके करना पड़ता है और आपके घर से उठकर मतदान स्थल तक पहुंचने के बीच में बहुत सारे प्रभाव होते हैं जो आपके मत को बदल सकते हैं, जो आपके 5 साल के संचित अनुभव को 1 मिनट में भुला सकते हैं और आपसे कहीं का कहीं मतदान करा सकते हैं। तो अपने अंदर दृढ़ निश्चय करिए कि आपको कहाँ मतदान करना है और घर से निकलकर वहीं जाकर मतदान करिए, बीच में भ्रमित न हुई और मतदान जरूर करिए। सादर प्रणाम।